डायोन लाइब्रेरी के बीचों बीच बने शांत तालाब के पास बैठते ही लिब्रो द्वारा दिलवाई गई सारी किताबों में डूब जाता है और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक जो भी समझ लेता है उसे कभी नहीं भूलता। लेकिन इस बार सैपियंटिया फैमिली की स्पीड रीडिंग तकनीक ने उसकी क्षमता को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया था, क्योंकि अब वह किताब खोले बिना ही उसकी विल को समझ सकता था और ज्ञान सीधे उसके दिमाग में अंकित हो जाता था। वह एरे अल्केमी की दुनिया देखकर हैरान रह जाता है, जहां सुरक्षा एरे, संहार एरे और साधारण पौधों को जोड़कर नए गुणों वाले पौधे तुरंत बनाने जैसी अनगिनत संभावनाएं थी। उसे समझ आता है कि ग्राफ्टिंग यहाँ केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि फॉर्मेशन सिद्धांत के जरिए सुरक्षित रूप से संरचना तोड़कर जोड़ने की कला है। और यही वजह है कि सामान्य फॉर्मेशन मास्टर पौधों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान फेंग शुई और सीमित स्थान में नियम बदलने वाले प्रतीकों पर होता है। डायोन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यही जटिलता बाकी छात्रों को डराती है लेकिन उसे आकर्षित करती है। उसे यह भी एहसास होता है कि निम्न कॉमन ग्रेड के कई पौधे उसके मानव संसार में भी मिलते हैं और यही उसका सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि बाकी एरे अल्केमिस्ट के पास वह दुनियावी ज्ञान नहीं है जो उसके पास है। वह अपने चांदी के कंगनों को देखकर सोचता है कि जो जानकारी नहीं है उसे वह खोज भी सकता है। 2 दिन बीत जाते हैं और वह सैकड़ों किताबें पढ़ डालता है, लेकिन तभी उसे समस्या समझ आती है कि ज्ञान अव्यवस्थित है और याद करने के लिए उसे मानो आंखें बंद कर पूरी लाइब्रेरी फिर से पढ़नी पड़ती है। थका हारा और बदबू से परेशान वह किताबें वापस रखने लगता है और खुद को कोसता है कि 2 दिन यूं ही निकल गए। तभी मॉनिटर पर लिब्रो प्रकट होकर उसे आराम करने की सलाह देता है और एरे थ्योरी की किताबें साथ ले जाने की अनुमति देता है। डायोन थके हाथ से अपनी स्टोरेज बैंड में अरे थ्योरी नाम का फोल्डर बनाकर किताबें रखता है और समाधान पूछता है तो लिब्रो आधा सच बताते हुए कहता है कि उसका दिमाग अभी इतना विकसित नहीं कि बिना विश्राम के चल सके और तकनीक की कमी वह खुद समझ लेगा। अंदर ही अंदर लिब्रो सोचता है कि उसने पूरी तकनीक नहीं दी वरना परिवार का रहस्य खुल जाता। डायोन सच्चे मन से धन्यवाद देकर डगमगाते कदमों से डॉर्म की ओर निकल जाता है। उसी समय सेंट्रल पिलर की ऊपरी मंजिल पर पातिनेवा और अन्य फैमिली हेड्स एक गंभीर बैठक में बैठे हैं, जहां धुंधली रोशनी, जलती हुई अंगीठी और गहरे रंगों के बीच सन्नाटा पसरा है और सभी के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा है कि यह साधारण दिखने वाला लड़का आगे चलकर क्या तूफान खड़ा करने वाला है। कामी सबसे पहले गुस्से से भरी आवाज में बोल उठता है कि वह इस अपमान को नहीं सहेगा, क्योंकि उसका बेटा अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और महंगी दवाइयों का खर्च आसमान छू रहा है। लेकिन पातिनेवा शांत पर दृढ़ स्वर में उसे याद दिलाता है कि अगर उसके बेटे ने पहले डायोन को मारने की कोशिश न की होती तो यह सब न होता। फिर भी कामी हठ पर अड़ा रहता है कि कामी फैमिली को किसी को मारने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं और वह इस बेइज्जती की कीमत वसूलेगा। तभी डूको बीच में बोलकर याद दिलाता है कि डायोन को परफॉर्म करने का कोटा यूं ही नहीं मिला था। भले वह यहाँ साधारण लगे पर कॉमनर दुनिया में उसकी बड़ी पहचान है और अगर उसके आने के तुरंत बाद उसकी हत्या हुई तो युद्ध छिड़ सकता है। बाई भी सहमति जताता है कि इस समय कॉमनर दुनिया से टकराव उठाना सही नहीं और वैसे भी चौथे ग्रेड के बाद अकादमी के खतरनाक मिशनों में वह स्वाभाविक रूप से मर भी सकता है। माहौल की तनातनी तोड़ते हुए सैपियंटिया हल्की हंसी के साथ कहता है कि यह लड़का ज्यादा दिन साधारण नहीं रहेगा और लगता है लाइब्रेरियन लिब्रो ने भी उसमें दिलचस्पी ले ली है। यह सुनते ही कामी का गुस्सा फिर भड़क उठता है, क्योंकि लाइब्रेरी की अहमियत सभी जानते हैं और अगर डायोन को लिब्रो का साथ मिल गया तो उसकी प्रगति तेज हो जाएगी। सैपियंटिया आश्वस्त करता है कि लिब्रो नियम नहीं तोड़ेगा, लेकिन
यह भी बताता है कि पातिनेवा की बेटी डेलिया ने उसे कुछ घंटों के लिए पहले 600 लेवल का एक्सेस दिया था। डेलिया के पिता सख्त हो जाते हैं, जबकि कामी राहत की सांस लेता है कि कुछ घंटों में क्या हो सकता है। तभी सैपियंटिया खुलासा करता है कि उन्हीं घंटों में डायोन ने उनके कबीले की स्पीड रीडिंग तकनीक सीख ली। स्टॉर्म अविश्वास से पूछता है कि इतनी ऊंची तकनीक वह कैसे सीख सकता है। सैपियंटिया समझाता है कि डायोन में उनके तरीकों के लिए असामान्य अनुराग है और मानव संसार की सोच व शोध क्षमता कभी कभी उनसे भी आगे है। कमरे में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि मार्शल और मॉर्टल दुनिया के बीच कठोर वर्जनाएं हैं और 5 साल में होने वाली प्रतिभा जांच कभी असली प्रतिभा देने के लिए नहीं थी। पातिनेवा गंभीर स्वर में सबको याद दिलाता है कि बड़े स्कूल गठबंधन उन पर दबाव डाल रहे हैं और अगर स्कूल को टिकाना है तो प्रतिभाओं को खुद से दूर करना मूर्खता होगी। वह सुझाव देता है कि वे सीधे कदम न उठाए बल्कि छात्रों को ही डायोन को रोकने दें, ताकि अगर वह दब गया तो समस्या खत्म और अगर उभरा तो उन्हें एक जीनियस मिल जाएगा। अंदर ही अंदर सभी जानते हैं कि वे उसे चुपचाप अपमानित कर भगा देना चाहते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अंत में कामी अपने गुस्से को निगल जाता है और भरोसा करता है कि उसका बेटा बदला लेगा। फैमिली हेड्स यह तय कर लेते हैं कि डायोन संसाधनों की कमी से खुद धीमा पड़ जाएगा और आने वाली कक्षाओं में उसे जो साधना विधि मिलेगी वह सबसे साधारण होगी। उन्हें अंदाजा नहीं कि भविष्य में कैसी आपदाएं छिपी हैं। फिलहाल उनके लिए एक ही सत्य है कि शक्ति ही सब कुछ है और इस समय उनके पास वह पर्याप्त नहीं है। डायोन थके कदमों से भीड़-भाड़ वाले पिलर के भीतर से गुजरता हुआ अपने डॉर्म की ओर बढ़ता है और सोचता है कि पातिनेवा पिलर में कमरा मिलना शायद फिलहाल उसके लिए मुसीबत कम रखे। लेकिन छात्रों की भारी संख्या देखकर उसे एहसास होता है कि अगर ये सब सच में पिलर फैमिलियों से हैं तो रास्ता उससे भी कठिन होगा जितना उसने सोचा था। नीचे उतरकर वह एक लाउंज क्षेत्र में पहुंचता है, जहां लाइब्रेरी जैसा ही सुनहरा रहस्यमयी तालाब है, जिसके भीतर की ऊर्जा कभी गैस जैसी तो कभी द्रव जैसी प्रतीत होती है। और उसी सम्मोहन में वह हाथ डुबाने ही वाला होता है कि तभी लाल बालों वाली आकर्षक लड़की एवा सिकारियस चीख कर उसे रोकती है और डांटते हुए बताती है कि बिना साधना के ऊर्जा धाराओं को छूना आत्मघात, एम ब्लेम और फैक्शन के बिना यहाँ क्या कर रहा है। पर डायोन उसकी फटकार से ज्यादा उसके रूप पर ध्यान देता है और मुस्कुराकर बेहिचक फ्लर्ट करने लगता है, जिससे आसपास खड़े पीले वस्त्रधारी 3 छात्र भड़क उठते हैं। वे बताते हैं कि एवा पिछले साल की टॉप जूनियर में से है और उससे उलझना मौत को बुलाना है। पर डायोन धातु का बिना पहियों वाला होवर बोर्ड निकालकर तालाब के ऊपर उड़ जाता है, जिससे कोई सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि चूक गए तो खुद मरेंगे। वह हंसते हुए एवा को चिढ़ाता है और डेरियस नाम का छात्र गुस्से में उसे नीचे आने को कहता है। एवा कोड़े जैसी ऊर्जा हथियार से वार करती है, पर डायोन के बोर्ड की सुरक्षा ढाल उसे बचा लेती है और वह जाते जाते उसे लिटिल एवा कहकर और चिढ़ाता है, जिससे एवा क्रोध से लाल हो उठती है और सबक सिखाने की कसम खाती है। दूर निकलते हुए डायोन सिहरता है कि आज वह सच में मर सकता था और सोचता है कि लिब्रो को ओरिएंटेशन की चेतावनी देनी चाहिए थी। अंततः वह अपने धातु के दरवाजों वाली डॉर्म पंक्ति में पहुंचकर कार से कमरा खोलता है, जहां झील की ओर खुलती कांच की दीवार, ध्यान मंच, बिस्तर और अलमारी उसका स्वागत करते हैं। उसे सफेद यूनिफॉर्म भी मिलती है और वह राहत महसूस करता है। दरवाजे पर सुरक्षा डिस्क लगाकर नहाने के बाद वह तालाब की ऊर्जा के बारे में सोचता है और समझता है कि वह मानो विद्युत धारा जैसी है, जिसमें मानव शरीर सबसे बड़ा संवाहक है और बिना तैयारी के छूता तो भीतर से फट जाता। इस विचार से कांपकर वह तय करता है कि आगे से अधिक सावधान रहेगा और एवा का धन्यवाद भी करेगा। फिर आरामदायक कपड़े पहनकर बिस्तर पर गिरता है
और गहरी नींद में डूब जाता है। लिब्रो मॉनिटर से नजर हटाकर गहरी सांस लेता है और कहता है कि अगर डायोन ऐसे ही जिद पर अड़ा रहा तो उसका रास्ता बहुत लंबा और कठिन होगा। तभी पर्टिनाकिस हैरानी से पूछता है कि अंकल आखिर एक मॉर्टल लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड और मार्शल वर्ल्ड के बीच की खाई कोई नहीं पाट सकता और डायोन का यहां तक पहुंचना ही चमत्कार है। पर्टिनाकिस तर्क देता है कि मयूमी को हराने वाली घटना दोहराई नहीं जा सकती और वह हर जगह पियानो लेकर तो घूम नहीं सकता। लिब्रो जवाब देने के बजाय पूछता है कि उसे स्पीड रीडिंग तकनीक में महारत पाने में कितना समय लगा था और पर्टिनाकिस साफ कह देता है कि वह तो पहले स्तर तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि वह केवल क्रिस्टल लेवल सदस्यों के लिए है। तब लिब्रो शांत स्वर में बताता है कि डायोन ने 1 घंटे से भी कम समय में पहले स्तर की बुनियादी समझ हासिल कर ली थी और अगर वह उनके परिवार में जन्मा होता तो अब तक क्रिस्टल लेवल पर होता। यह सुनकर पर्टिनाकिस का संयम टूट जाता है। कमरे के कोने में बैठी बैंगनी चौंकसाम पहने सुनहरी आंखों वाली मेडेलीन भी सिर उठाकर पूछती है कि क्या सच में तकनीक उसे दे दी गई। लिब्रो हल्की शर्म के साथ स्वीकार करता है कि उसने केवल जिज्ञासा में मौका दिया था, पर डायोन की प्रतिभा ने उसे चौंका दिया। मेडेलीन याद दिलाती है कि पिता इससे प्रसन्न नहीं होंगे। लिब्रो मजाक में उसे और डेलिया व मेइंग को उसके लिए संभावित जोड़ियां बताता है, जिस पर डेलिया तुरंत इंकार करती है कि वह किसी ऐसे पुरुष में रुचि नहीं रखती जो उससे कमजोर हो और बिना शक्ति के इधर उधर घूमता फिरे। लिब्रो मुस्कुराकर कहता है कि स्कर्ट का पीछा करना तो सभी पुरुषों की प्रकृति है, पर सभी में इतनी लगन नहीं होती कि वे मॉर्टल शरीर के बावजूद दिनों तक पढ़ाई में डूबे रहें, और चेतावनी देता है कि अगर डायोन जीवित रहा तो शायद अधिक समय तक उससे कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि अपमान सहकर झुकना उसने नहीं चुना। मेइंग चुपचाप डेलिया के भीतर छिपी कोमलता को समझती है और सोचती है कि शायद वह खुद से भाग रही है। उधर लिब्रो जब डायोन के कमरे की निगरानी देखना चाहता है तो केवल स्टैटिक दिखाई देता है, जिससे वह समझ जाता है कि उस लड़के की तकनीक साधारण नहीं। मेडेलीन अपने भाई बहनों और अंकल को देखती है और हैरान होती है कि एक साधारण मॉर्टल लड़का इतनी जल्दी सबके मन में जगह कैसे बना गया। उसके मन में भी जिज्ञासा जन्म लेती है कि क्या कभी उसका मार्ग डायोन सचारों से टकराएगा। डायोन झील के नीले विस्तार को देखते हुए जम्हाई लेकर उठता है और बीते दिनों की घटनाएं याद आते ही उसकी आंखों में ठंडापन उतर आता है, मानो वह वही मजाकिया लड़का न रहा हो। लेकिन अगले ही पल वह पेट पकड़कर चिल्लाता है कि उसे बहुत भूख लगी है। नहाकर काले स्वेट्स और सफेद टी पहनकर वह कलाई झटकते ही 1 हफ्ते का खाना निकालकर तेजी से खा जाता है और संतुष्ट होकर बिस्तर पर गिरते हुए तय करता है कि एरे की किताबों से पहले स्पीड रीडिंग तकनीक की समस्या सुलझाएगा, क्योंकि साफ है कि लिब्रो ने पूरी तकनीक नहीं दी। वह ध्यान में बैठकर पिता की सिखाई आदत के अनुसार मन शांत करता है और तभी चौंक जाता है जब पाता है कि पौधों की सारी जानकारी व्यवस्थित स्मृतियों की तरह दिमाग में सजी हुई है, मानो नींद ने सब ठीक कर दिया हो। पर वह मानने को तैयार नहीं कि अधूरी तकनीक यूं ही पूर्ण हो जाए। इसलिए वह एरे थ्योरी की सैकड़ों किताबें निकालकर परीक्षण करता है और हैरान रह जाता है कि अब वह पहले से भी तेज पढ़ रहा है और जानकारी तुरंत स्थायी स्मृति का हिस्सा बन रही है। जटिल एरे सिद्धांत पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि इसके लिए आत्मा की शक्ति के साथ एक विशेष गुण ऑरोरा या माइंड्स आई चाहिए, जो विल्स को गहराई से समझने और छठी इंद्री जगाने की क्षमता देता है। वह झूंझलाता है कि इतनी कठोर शर्तें जानता तो शायद दूसरा फैक्शन चुनता, क्योंकि माइंड्स आई जगाने के लिए अपार संसाधन चाहिए। पर अचानक उसे ख्याल आता है कि उसकी अचानक बढ़ी दक्षता, तकनीक का पूर्ण होना और आत्मा की सहजता शायद इसी का संकेत है। वह अवेकनिंग योर अरोरा फॉर डमीज नामक पुस्तक
ढूंढकर पढ़ता है और जानता है कि कुछ लोग इनेट ऑरोरा के साथ जन्म लेते हैं, जो आत्मा साधना में सर्वोच्च प्रतिभा का चिन्ह है। आंखें बंद कर भीतर झांकते ही वह स्वर्ण ज्वाला जैसा प्रकाश अनुभव करता है, जो कमरे की हर चीज को बिना देखे महसूस करा रहा है। वह समझ जाता है कि यह स्वर्णिम ऑरोरा साधारण नहीं बल्कि आत्मा पथ की चरम प्रतिभा का प्रतीक है। मुठ्ठियां भींचते हुए वह महसूस करता है कि भले शरीर और ऊर्जा में वह कमजोर हो, पर उसकी आत्मा इस संसार में अपनी अलग ऊंचाई रखती है और अंततः उसे इस मार्शल दुनिया में खड़े होने की असली पूंजी मिल गई है। डायोन शांत होकर समझता है कि स्वर्णिम आभा का अर्थ है जन्मजात ऑरोरा, जबकि श्वेत प्रकाश जबरन जगाई गई ऑरोरा को दर्शाता है और उसका पहले से जागा होना साबित करता है कि अकादमी आने से पहले ही उसमें यह शक्ति थी। वही कारण रहा होगा कि सदियों से असफल चल रही मॉर्टल प्रतिभा परीक्षा की परंपरा वह तोड़ सका। इस स्मृति के साथ उसके चेहरे पर क्षणिक उदासी आती है और वह क्लारा को याद कर सिर झटक देता है। फिर वह अपनी आत्मा की वास्तविक अवस्था पर विचार करता है, क्योंकि अधिकांश जन्मजात आत्माएं लोअर फाउंडेशन स्टेज में होती हैं और उसे पता नहीं कि वह उन्हीं में है या नहीं। स्पष्ट विभाजन रेखाओं के अभाव में आत्मा स्तर आंकना कठिन है, तो वह सोचता है कि किसी निश्चित शक्ति मांगने वाले ऐरे से अनुमान लगाएगा, लेकिन ऐरे बनाना अभी सीखा नहीं। ऊपर से असली सोल साधना विधि मिलना ऊर्जा विधि से भी कठिन होगा। तब उसे सूझता है कि स्पीड रीडिंग से आत्मा थकाकर फिर नींद के बाद बढ़ी शक्ति वैसी ही है जैसे शरीर प्रशिक्षण के बाद पुनर्निर्माण। यह उसकी प्रतिभा सिद्ध करता है, पर असली तकनीक बिना यह धीमा मार्ग है। तभी वह तय करता है कि उसकी शक्तिशाली ऑरोरा और कॉमन ग्रेड तक की एरे जानकारी फिलहाल पूंजी बन सकती है, जिससे वह खुद को बचाए भी और आत्मा स्तर भी जांचे। अकादमी की दृष्टि में कॉमन, प्रैक्टिशनर और मास्टर ग्रेड की श्रेणियां हैं, जहां कॉमन ग्रेड फाउंडेशन स्टेज योद्धाओं हेतु साधन बनाते हैं। डायोन जानता है आत्मा युद्ध के लिए नाजुक है, फिर भी उसके पास और विकल्प नहीं, क्योंकि उसने आरंभ से ही शरीर, आत्मा और ऊर्जा तीनों पथों का पूर्ण विशेषज्ञ बनने का स्वप्न देखा था। अब ऊर्जा साधना टालना अनजाने में उसके लिए वरदान है, क्योंकि पूर्ण आधार के लिए धैर्य चाहिए और अधिकांश लोग प्रतिभा शरण के डर से कम उम्र में ऊर्जा साधना शुरू कर अधूरा आधार बना लेते हैं, जबकि सच्चे जीनियस इच्छा शक्ति, द्वितीयक व्यवसाय, ऑरोरा और युद्ध समझ को निखार कर 18 वर्ष की शारीरिक परिपक्वता तक प्रतीक्षा करते हैं, जिससे उनकी नींव अनुपम बनती है। डायोन अनजाने ही उसी दुर्लभ मार्ग पर चल पड़ा है, पर उसके पास कोई महान कबीला सहारा नहीं। इसलिए एरे अल्केमी ही उसकी आशा है, जो उसे विल्स को तराशने, धन कमाने और शरीर को चरम तक तपाने का साधन दे सकती है। लालच भरी चमक के साथ वह सारी पुस्तकें पढ़ डालता है और रात ढलते तक सुनिश्चित हो जाता है कि उसकी आत्मा फाउंडेशन स्टेज के शिखर पर पहुंच चुकी है। ऐसा सत्य जो अकादमी के बुजुर्गों को हिला दे। फिर भी उसके चेहरे पर शिकन है, क्योंकि आगे का मार्ग अभी भी कांटों से भरा है। डायोन झुंझलाकर समझता है कि सामान्य ऐरे को तैयार करने में घंटों लगते हैं और युद्ध में कोई इंतजार नहीं करेगा। बड़े ऐरे विशेष सामग्रियां मांगते हैं और बिना सामग्री वाले ऐरे कमजोर होते हैं। ऊपर से समय फिर भी अधिक लगता है। वह सोचता है पहले से बिछा दे, पर वे समय के साथ मिट जाते हैं, चाहे उसकी जन्मजात ऑरोरा उन्हें थोड़ा अधिक टिकाए। स्प्लिट माइंड्स तकनीक भी पर्याप्त नहीं, पर इस बार वह निराश नहीं होता, क्योंकि मानव संसार में होवरिंग बोर्ड, प्रोटेक्टिव डिस्क और क्लेजिंग पिल जैसी रचनाएं उसने स्वयं गढ़ी थी। समस्या जानकारी की नहीं, बल्कि उसे नए ढंग से मोड़ने की है। वह ऐरे को जटिल कोड की तरह देखता है, जिसे अनावश्यक पंक्तियां हटाकर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसे 100 लाइनों का काम 10 में करना। वह जानता है हर
एरे सरल नहीं होगा और अभी उसे कॉमन ग्रेड टियर 9 छोड़कर सरल टियर 1 पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गति के लिए शक्ति का त्याग करना पड़ेगा। लक्ष्य है मन की आंख में एरे बनाकर क्षणांश में प्रक्षेपित करना, ताकि एवा जैसी तेज प्रहार पर भी प्रतिक्रिया दे सके। वह 3 आधार चुनता है: रक्षा एरे, प्रवर्धन एरे और कठोरता एरे, जिन्हें मिलाकर लचीलापन पाएगा। रक्षा से ढाल और हवा में सीढ़ी जैसा सहारा, प्रवर्धन से वेग व बल और कठोरता से शरीर पर पड़ने वाले दबाव को कम करेगा। वह बड़े कागजों पर बार बार रेखाएं खींचकर तीव्रता और आशय को संतुलित करता है। बढ़ी आत्मिक शक्ति के कारण थकान नहीं होती और दीवारों पर टंगे 3 आरेखों को देखकर उसकी आंखों में बोध की चमक उभरती है। तभी उसे मार्शल दुनिया का एकमात्र नियम याद आता है: सब कुछ पूर्ण शक्ति या पूर्ण सहानुभूति से, और वह ठंडे संकल्प के साथ तय करता है कि वह प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि अपनी ताकत से सब छीन लेगा। केंद्र स्तंभ की ओर देखते हुए वह मन ही मन अकादमी की संपत्ति, निषिद्ध पुस्तकालय और तथाकथित प्रतिभाओं को रौंदने की कसम खाता है। उसके कमरे में क्षण भर घातक इरादा भर जाता है, फिर मुस्कान लौट आती है और वह अपने नए विचार को नाम देता है: स्पीड, इयररिंग। और कलाई झटकते ही दीवारों पर पागल गन्नाओं की बाढ़ ला देता है। डायोन अपने पुराने स्वेट्स और टी शर्ट में फ्लिप फ्लॉप्स की आवाज करते हुए कमरे से निकलता है और अजीब नजरों को अनदेखा करते हुए याद की हुई नक्शे के अनुसार पाटिनेवा पिलर की लाइब्रेरी वाली और छोटे से कोने में बने एरे अल्केमी फैक्शन की तरफ बढ़ता है। मन ही मन बड़बड़ाता है कि बाकी पिलर फैक्शनों को पूरे फ्लोर मिलते हैं और इन्हें बस एक कोना। लाइब्रेरी के बड़े डेस्क के पास से गुजरते समय काले मॉनिटर पर लिब्रो प्रकट होता है और मुस्कराकर कहता है कि उसे लगा था डायोन मर गया, क्योंकि 3 हफ्ते बीत चुके हैं। यह सुनकर डायोन चौंकता है और समझता है कि आत्मा की वृद्धि में उसकी अपेक्षा से अधिक समय लगा होगा। फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ अधूरी तकनीक पूरी करने का इशारा करता है, और जब वह कई किताबें एक साथ चेतना फैलाकर पढ़ने की बात कहता है तो लिब्रो को जन्मजात औरोरा और छठी इंद्री का अंदेशा हो जाता है, तथा भीतर ही भीतर उसे डर लगता है कि यह लड़का या तो पागल समझा जाएगा या किसी दिन प्रयोगशाला का चूहा बना दिया जाएगा। पर डायोन बेफिक्र होकर मेज लांघ जाता है और जर्जर दरवाजे पर लिखे अरे आल्कमी फैक्शन के बोर्ड के सामने दस्तक देता है। देर बाद दरवाजा एक बिखरे बालों और जली सी दाढ़ी वाले लाल चोगे पहने विचित्र से दिखने वाले अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति द्वारा खुलता है, जो उसे एली समझ लेता है। डायोन अपना परिचय देता है तो वह चौंक कर प्रसन्न होता है कि 2 प्रथम वर्ष जुड़ना चाहते हैं और उसे भीतर बुलाता है। अंदर कमरा कागज, स्याही और सूखे पौधों के अवशेषों से भरा अव्यवस्थित है और कोने में दुबला पतला लड़का बीज अलग कर रहा है, जिसे देखकर डायोन समझ जाता है कि यही एली है। एली उसे देखकर हैरान और थोड़ा संकोची हो जाता है, पर डायोन सहजता से हाथ मिलाता है, भले उसकी हथेली स्याही और रस से सनी हो। वह मजाक में कहता है कि हम दोनों पुरुष हैं, इतनी चिंता की क्या बात। एली शर्माकर मुस्कुराता है और अपना नाम दोहराता है, जबकि विचित्र व्यक्ति खुद को अंकल एल कहलाने को कहता है। डायोन आदर से हाथ जोड़कर परिचय देता है और मन ही मन सोचता है कि यह अजीब मगर निष्कपट फैक्शन शायद उसे पसंद आए। तभी अंकल एल की धुंधली सी दिखने वाली आंखें अचानक साफ होकर डायोन को परखती हैं, मानो सोच रही हो कि क्या यह युवक सच में जानता है कि इस उपेक्षित फैक्शन में कदम रखने का अर्थ क्या है। अंकल एल मुस्कुराकर कहते हैं कि उनके फैक्शन में सदस्य कम हैं और साधन भी कम है, पर यहाँ परिवार जैसा माहौल होगा। एरे अल्केमी सबसे महान द्वितीयक व्यवसाय है, जो रक्षक, चिकित्सक और योद्धा सब बन सकता है। डायोन उनकी अतिशयोक्ति से विचलित नहीं होता और बताता है कि उसने विद्यालय की सभी पौधों और एरे की पुस्तकों को याद कर लिया है। 5वें
कॉमन स्तर तक का ज्ञान रखता है। अपनी ऑरोरा और ऑरोरा फ्लेम जगा चुका है तथा 3 प्रथम कॉमन स्तर के एरे में दक्ष है। यह सुनकर अंकल एल और एली उसे अजीब निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि वह किसी बड़े कुल से होगा, क्योंकि बिना मार्गदर्शन ऑरोरा फ्लेम जगाना अत्यंत महंगा और कठिन है। डायोन उत्तर देने के बजाय कलाई घुमाकर जटिल एरे प्रकट करता है, तो वे समझते हैं कि वह एरे प्लेट से छल कर रहा है। पर डायोन स्वर्णिम नेत्रों के साथ जन्मजात ऑरोरा प्रकट कर स्प्लिट माइंड तकनीक से 8 दिशाओं से एक साथ रेखाएं खींचते हुए आधे घंटे में एरे पूर्ण करता है। पूर्ण होते ही स्वर्गीय झंकार गूंजती है और एरे परफेक्शन रियल्म में अनुनाद करता है, जिससे पूरा अकादमी स्तब्ध हो उठता है। पाटिनेवा, डेलिया, मैडेलीन और लिब्रो तक इस अनहोनी को महसूस करते हैं और कमरे में अंकल एल भावुक होकर घोषणा करते हैं कि यह उनके फैक्शन का पुनर्जन्म है। वे मानते हैं कि डायोन कम से कम प्रथम कॉमन स्तर के शिखर पर है। बाद में जब वे पूछते हैं कि उसने एरे प्लेट क्यों नहीं ली, तो डायोन सहज कहता है कि उसने बस एरे को सरल बनाकर गति बढ़ाई ताकि बिना महंगी साधना विधि के स्वयं की रक्षा कर सके। यह सुनकर अंकल एल कड़वी मुस्कान के साथ उसकी प्रतिभा स्वीकारते हैं और उसे फॉर्मेशन प्लेट देकर कहते हैं कि इतनी उत्तम रचना व्यर्थ न जाए। जिस पर डायोन हंसते हुए कहता है कि इसे बेचकर स्कूल उलट देंगे, और अंकल एल भी मान लेते हैं कि स्वर्ग ने उनके छोटे से फैक्शन को नहीं भुलाया। उधर अगले अध्याय में कैफेटेरिया में एवा अपनी मित्र टैमी के साथ बैठी है, पर उसका मन भटका हुआ है। टैमी अपने नए फाउंडेशन स्टेज मैनुअल की चर्चा करती है, जो मांसपेशियों के बजाय अस्थि और मज्जा पर ध्यान देता है ताकि रूप बनाए रखे। पर एवा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह डैरियस स्टॉर्म और उस प्रथम वर्ष डायोन सचारो के बारे में सोच रही है, जो मानव दुनिया से आया बताया जा रहा है। वह स्वीकारती है कि डायोन के पास अजीब तकनीक थी, जिसने उसकी आधी शक्ति रोक दी और वह बिल्कुल अनभिगी था, यहाँ तक कि ऊर्जा कुंड में हाथ डालने वाला था, जिसे उसने बचाया। टैमी चिढ़ाती है कि एवा को आम लड़कों में रुचि है, पर एवा कठोर स्वर में कहती है कि सुंदरता जीवन नहीं बचाती। भीतर ही भीतर वह चिंतित है कि 3 सप्ताह से डायोन कक्षाओं में नहीं दिखा और परीक्षा निकट है, जहां शिक्षकों की नाराजगी प्राणघातक हो सकती है। बात आगामी टूर्नामेंट पर मुड़ती है, जहां बड़े संप्रदाय प्रतिभाएं चुनते हैं, और टैमी आग्रह करती है कि एवा अपने दिवंगत भाई की खोज में वर्ष व्यर्थ न करे। एवा आंसुओं को रोकते हुए प्रतिज्ञा करती है कि यह उसका अंतिम वर्ष है और वह टूर्नामेंट में भाग लेगी। वातावरण हल्का करने के लिए टैमी उसे पिलर परिवार की पार्टी की याद दिलाती है और बाई पीक पर पोशाकें देखने घसीट ले जाती है। एवा झुंझलाहट में भी मुस्कुरा देती है और क्षण भर के लिए चिंताओं को भूल जाती है। कैफेटेरिया में एवा अपनी मित्र टैमी के साथ बैठी है, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा है। टैमी अपने नए फाउंडेशन स्टेज मैनुअल की लंबी कहानी सुनाती है, जो मांसपेशियों की जगह हड्डियों और मज्जा को मजबूत करने पर ध्यान देता है ताकि शरीर सुडौल रहे। पर एवा खोई हुई है, क्योंकि वह डैरियस स्टॉर्म और उस अजीब पहले वर्ष के छात्र डायोन सचारो के बारे में सोच रही है, जो कथित रूप से मानव दुनिया से आया है। एवा बताती है कि डायोन के पास अजीब तकनीक थी, जिसने उसकी आधी ताकत रोक ली थी, और वह इतना अनभिगी था कि ऊर्जा कुंड में हाथ डालने ही वाला था, जिसे उसने बचाया। टैमी हंसकर कहती है कि एवा को शायद उस आम लड़के पर दिल आ गया है, पर एवा सख्ती से मना करती है और कहती है कि सुंदरता से जान नहीं बचती। भीतर ही भीतर वह चिंतित है कि 3 हफ्तों से डायोन कक्षाओं में नहीं दिखा और परीक्षा निकट है, जहां शिक्षकों की नाराजगी घातक हो सकती है। तभी टैमी टूर्नामेंट की याद दिलाती है, जहां बड़े संप्रदाय प्रतिभाशाली छात्रों को चुनते हैं, और कहती है कि एवा को अपने दिवंगत भाई की खोज में
जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एवा आंसुओं को रोकते हुए दृढ़ता से वचन देती है कि यह उसका अंतिम वर्ष है और वह टूर्नामेंट में भाग लेगी ताकि अपने और अपने भाई दोनों का सम्मान साबित कर सके। माहौल हल्का करने के लिए टैमी पिलर परिवार की पार्टी की बात छेड़ती है और उसे बाई पीक पर कपड़े देखने चलने को खींच ले जाती है। एवा हल्की मुस्कान के साथ अपनी चिंता कुछ देर के लिए भुलाकर उसके साथ चली जाती है। 9-10 डायोन हैंडस्टैंड करते करते अचानक नीचे गिर पड़ा और उसकी पीठ जमीन से जोर से टकराई। उसका शरीर पसीने से तर था, जितना सिर्फ 10 रेप्स में नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे कि मायने गिनती के नहीं होते, मायने इस बात के होते हैं कि तुम अपनी मांसपेशियों पर कितना दबाव डालते हो और कितना सही तरीके से उन्हें एक्टिवेट करते हो। जो इंसान सही मसल ग्रुप को कंट्रोल करना जानता है, वो भारी वजन उठाने वाले से भी ज्यादा फायदा उठाता है। डायोन ने मन ही मन सोचा कि वह अभ्यास से बाहर हो चुका है, क्योंकि फोकस अकादमी आने के बाद वह बस पढ़ाई और एरे प्लेट्स पर काम करता रहा था, शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे अजीब बात महसूस हो रही थी हर बार जब वह अकादमी की कोई भी साधना तकनीक उठाता। उसके अंदर एक अजीब सी घिन, एक अंदरूनी विरोध पैदा हो जाता, जैसे उसका शरीर खुद कह रहा हो, मत करो। पूर्णविराम वह वजह समझ नहीं पा रहा था, मगर एक बात साफ थी, वह खुद पर बहुत भरोसा करता था। शायद जरूरत से ज्यादा अगर उसका शरीर मना कर रहा है तो वह नहीं करेगा, बस इसलिए क्योंकि वह डायोन सचारो है। उसने तय किया कि फोकस लेक में तैरने जाएगा, कार्डियो भी हो जाएगा। झील की नीली गहराई को देखते हुए उसे पहली बार तैरने का वो रहस्यमयी एहसास याद आया, जैसे झील खुद जिंदा हो, जैसे उसमें कोई इरादा हो। क्या झील में भी कोई विल है? क्या वो सचेत है? मगर उसके पास इतना ज्ञान नहीं था कि वह इस सोच को आगे बढ़ा सके, इसलिए उसने सिर झटका और बाहर निकल पड़ा। दरवाजा खोलते ही सामने एवा खड़ी थी। बिग एवा, डायोन मुस्कराया। एवा की नजर जैसे ही उसके खुले पसीने से चमकते धड़ पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे गुस्सा भी था और अजीब सी झेप भी। तुम कर क्या रहे हो? पता है अभी एग्जाम चल रहा है। डायोन को तो ये भी नहीं पता था कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, किसी ने बताया ही नहीं, मगर वो फिर मुस्कराया। देखना है तो खुलकर देख लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। एवा का चेहरा लाल हो गया। इन सभी मसल्स से क्या होगा? तुम्हारी ताकत किसी साधक के 10वें हिस्से जितनी भी नहीं है। डायोन हंस पड़ा। जब तक तुम्हारा बड़ा भाई मुझे भगाने नहीं आता और तुम्हारे पिताजी व्यस्त हैं, मैं तो सेफ हूं, तुम हो ना मेरी हिफाजत के लिए। जैसे ही उसने बड़ा भाई कहा, एवा का चेहरा बदल गया। डायोन समझ गया कि उसने कुछ गलत छेड़ दिया है, तो तुरंत बात मोड़ दी। मैं मजाक कर रहा था, वैसे मुझे एग्जाम के बारे में तुम्हारी मदद चाहिए। एवा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना सीधा सवाल पूछेगा। उसकी आंखों में जैसे सच्ची मासूमियत थी। वह हंस पड़ी जोर से। डायोन उसकी हंसी देखते रह गया। तुम हंसती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। एवा फिर से लाल हो गई, मगर तुरंत संभल गई। फर्स्ट ईयर का एग्जाम एंट्रेंस सेरेमनी के 1 महीने बाद होता है। कुछ हफ्तों की क्लास के बाद टेस्ट लिया जाता है। कहीं तुम एक भी क्लास में नहीं गए? डायोन ने सिर खुजलाया। क्लासेस शुरू हो गई थी। एवा को लगा वह बेहोश हो जाएगी अगर ये एग्जाम मिस हुआ तो सीधा निष्कासन। फोकस अकादमी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। चलो, अभी भी समय है। अगर ये एग्जाम छूट गया तो तुम्हारा खेल खत्म। दोनों साथ चल पड़े। डायोन को अंदाजा भी नहीं था कि एवा की ड्यूटी ही थी ऐसे मामलों को देखना, जिससे उसे आसानी से धन और प्रतिष्ठा मिलती थी। लेकिन तभी सामने से एक शख्स आकर रुक गया। उसकी नजरें सीधी डायोन पर जमी थी। डैरियस, आखिर मिल ही गए। डायोन ने सिर तिरछा किया।
और आप कौन हो?